गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऋजु रेखीय पथ पर गति। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये ऋजु क्या होता है। ऋजु का मतलब होता है सीधा। ठीक है, एक सीधे सड़क पर गति, एक सीधे पथ पर गति। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि ऋजु रेखीय पथ पर गति। ऋजु का मतलब होता है सीधा। ठीक है, यानी कि सीधी पथ पर गति। पथ का मतलब क्या? पथ का मतलब होता है सड़क, यानी कि सीधे सड़क पर गति। ठीक, इसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वह है, जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ टॉपिक का, ये वह है आपका पहला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखीय गति। ठीक है, आखिर ये सरल रेखीय गति क्या होती है? ठीक, जब कोई वस्तु, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? सुनाई दे रहा होगा। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, यानी कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो वस्तु की यह गति को, यानी कि वस्तु की इस गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, फिर से आप लोग सुन लीजिए। जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो वस्तु की इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, या वस्तु की यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति के अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, ठीक है, सरल रेखीय गति के एग्जांपल की बात करूं तो सरल रेखीय गति का एग्जांपल हो जाएगा सीधी सड़क पर कार का चलना। ठीक है, कार का चलना लिख सकते हैं या कार की गति लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि सीधी पटरी पर ट्रेन की गति। ठीक है, ट्रेन की गति लिख सकते हैं, या तो ट्रेन का दौड़ना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आखिर ट्रेन दौड़ेगी, जाहिर सी बात है वो मोशन की स्थिति में रहेगी, तो सीधी सड़क पर कार का चलना या गति, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति या ट्रेन का चलना। बात समझ में आई? ये तो था आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, अब हम इसके बाद जिस नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इसके बाद जिस नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वह क्या है? वह है आपका मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक विमीय गति। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक विमीय गति। अब आप लोगों ने गति के बारे में बहुत पढ़ा होगा, गति किसे कहते हैं। ठीक है, सरल रेखीय गति के बारे में क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 9 का जो आपका साइंस विषय है, क्लास 9 में उसका पहला ही चैप्टर फिजिक्स का मोशन ही है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने क्लास 9 में पहले ही चैप्टर पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर आप लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, एक विमीय गति क्या होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, तो वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं? तो वस्तु की इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। क्लियर? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, तो वस्तु की यह गति एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, जैसे
जैसे क्या, एक सरल रेखा का मतलब क्या हुआ, सीधे पथ पर गति करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, इसको मैंने ईस्ट ले लिया, इसको मैंने वेस्ट ले लिया, इसको नॉर्थ ले लिया, इसको साउथ ले लिया, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मान लीजिए यह कोई कार है या कोई व्यक्ति ले लेते हैं, या कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं कौन हूं, या मैं ही हूं, अग्रसर हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस दिशा में एक सीधी सड़क पर, एक सीधे पथ पर गति कर रहा हूं। तो मेरी गति क्या कहलाई, मेरी गति कहलाई सरल रेखी गति। बात समझ में आई। तो या मैं नॉर्थ दिशा में मूव कर रहा हूं, यानी कि जो मैं नॉर्थ दिशा में जा रहा हूं, या तो मैं साउथ दिशा में जा रहा हूं, या तो मैं वेस्ट दिशा में जा रहा हूं, यानी कि मैं पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाई, इस प्रकार की गति कहलाई एक विमीय गति। क्लियर। और इसमें क्या करते हैं हम, एक विमीय गति में क्या करते हैं कि जब वस्तु की गति का जो निरूपण करते हैं, ठीक है, वस्तु की गति का जो निरूपण करते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग एक निर्देशांक को, ठीक है, एक निर्देशांक को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक निर्देशांक को समय के साथ, ठीक है, समय के साथ लेकर के उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक निर्देशांक को समय के साथ लेकर के प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक निर्देशांक ले लेते हैं x y z, तीनों कोऑर्डिनेट्स में कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं, मान लेता हूं मैं ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये t है, बात समझ में आई। और ये मूल बिंदु है। अगर समय में परिवर्तन हुआ, जाहिर सी बात है, अगर समय में परिवर्तन हुआ तो इस x में भी परिवर्तन होगा, बात समझ में आई। टाइम परिवर्तित हुआ तो x भी परिवर्तित होगा। क्लियर। ये तो था आपका मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है इसी के अंतर्गत मोशन इन टू डायमेंशन। ये क्या होता है, द्विविमीय गति। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, ठीक है, समतल का मतलब क्या, एक सरफेस पे गति करती है, किसी सतह पे गति करती है, ठीक। जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो वस्तु की यह गति या वस्तु की इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं, यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन कहा जाता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस है, ये तल है, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई छिपकली है, क्या है, कोई छिपकली है यहाँ पर, तो छिपकली क्या करेगी, इस सरफेस पे मान लीजिए वो इस तरफ गई, फिर वो इस तरफ मुड़ गई छिपकली, फिर वो इस तरफ मुड़ गई, फिर वो इस तरफ मुड़ गई, फिर वो इस तरफ मुड़ गई, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस सरफेस पे, यानी कि हम लोग किस पे चलते हैं, हम लोग जमीन पे चलते हैं ना, आकाश में उड़ते नहीं है, पक्षी तो है नहीं, कोई डायनासोर तो है नहीं, कुछ है तो नहीं, हम तो इंसान है, तो हम लोग जमीन पे चलेंगे। तो जो समतल पे हम लोग गति करते हैं उस प्रकार की गति को ही बोलते हैं द्विविमीय गति, यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन। बात क्लियर हुई। जैसे किसी टेढ़े मेढ़े सड़क पर, जैसे मान लीजिए ये कोई टेढ़ा मेढ़ा सड़क है, ठीक है, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा सड़क है, इस पर आप दौड़ रहे हैं, तो आपकी, अगर आपकी दिशा की बात की जाए तो आपकी दिशा लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, आपकी दिशा लगातार चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ गति कर रहे हैं, आप एक समतल में गति कर रहे हैं, आप एक सरफेस पे गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाई, इस प्रकार की गति कहलाई द्विविमीय गति। और इसमें जो होता है, इसमें हम दो कोऑर्डिनेट्स को समय के साथ लेते हैं, ठीक है, इसमें हम दो कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, एक x ले लेंगे और एक y ले लेंगे, एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे। अगर इस समय में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है इस y और इस x कोऑर्डिनेट में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। यह संभव है कि अगर t में हुआ तो जाहिर सी बात है इस x और y में भी परिवर्तन होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके बाद मोशन इन थ्री डायमेंशन की, आखिर ये त्रिविमीय गति क्या होती है। त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशन, ठीक है। जब कोई वस्तु, क्लियर, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, ठीक है, आकाश का मतलब कहाँ, वो समतल पे नहीं है, वो जमीन पे नहीं है, ठीक है। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं, वस्तु की इस गति को बोलते हैं त्रिविमीय गति। जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए यह कोई चिड़िया है, हम इसको चिड़िया का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, यह कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, ठीक है, या कोई बर्ड है। तो वो आकाश से, मान लीजिए आकाश से पहले ये गया इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में आया, भले ऐसे गया, फिर नीचे उतरा, फिर अचानक ऊपर उड़ने लगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि यह त्रिविमी गति कर रहा है, ठीक है। और हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज का मान लीजिए रनवे होता है, हवाई जहाज धीरे धीरे चलना शुरू किया, ठीक है, फिर वो अचानक इधर मुड़ गया, ठीक है, फिर वो अचानक इधर मुड़ गया और वह हवाई जहाज यहाँ गति करने लगा। और गति करते करते क्या किया उसने उड़ान भर ली, हवा में, ठीक है। जब उसने उड़ान हवा में भर ली तो हम क्या कहेंगे कि जो हवाई जहाज की गति है, जो वायुयान जो जिस प्रकार की गति कर रहा है, वो कौन सी गति कर रहा है, वह त्रिविमीय गति कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट्स को 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, कौन कौन सा, x, y और z, ठीक है। तो अगर समय बदला तो इन तीनों में भी परिवर्तन संभव है, ठीक है। अगर समय बदलेगा तो इन तीनों में भी परिवर्तन जरूर होगा। क्लियर। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आखिर ये सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, ये सब क्लास 9 के फिजिक्स पार्ट में आपने मोशन में पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि अदिश राशियां, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल परिमाण और दिशा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें माफ करिएगा, इसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ठीक है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती ही नहीं है, उन राशियों को, उन भौतिक राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशियां। इस परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सोचने वाली बात है कि ये परिमाण क्या होता है। परिमाण जैसे मान लीजिए कोई आम है, वो कितने किलोग्राम का है, वो 5 किलोग्राम का है, ठीक है। हमारी हाइट कितनी है, मान लीजिए हमारी हाइट हो गया 7 फुट है, ठीक। मान लीजिए कोई किसी मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, वो कितना है, वह है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यही होता है आपका परिमाण, ठीक है। यानी कि परिमाण को हम न्यूमेरिक वैल्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। परिमाण को, मैग्नीट्यूड को हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू से इस न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लिख दें किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका तो मतलब ही नहीं हुआ। किलोग्राम, क्या किलोग्राम, कौन सा किलोग्राम, किसी हम वस्तु का तो ही वेट बता रहे हैं, क्या किलोग्राम, इसका तो मतलब ही नहीं हुआ। तो अगर हमने लिख दिया 5 किलोग्राम, तो आम है, तो आम का भार कितना है, आम का जो भार है, आम का जो वेट है वो कितना है, 5 किलोग्राम का है। बात समझ में आई, आम जो है वो 5 किलोग्राम का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशियां। क्लियर। और सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं, उन भौतिक राशियों को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशियां। जैसे आपका वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। चाल में अगर दिशा जोड़ दें आप, अगर स्पीड में, जैसे चाल में अगर आप दिशा को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा वेग। क्यों? क्योंकि चाल जो होता है वह एक अदिश राशि होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। लेकिन अगर चाल में दिशा को ऐड कर दिया जाता है वह बन जाता है वेग। और वेग क्या होता है, वेग एक
टॉपिक है 9th में, यहाँ भी टॉपिक है विस्थापन। ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आखिर क्यों दो बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का वर्ड क्यों आता है? ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम का वर्ड क्यों आता है, न्यूनतम शब्द क्यों बोलते हैं हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। क्यों हम लोग न्यूनतम का यूज करते हैं, क्यों हम लोग कम का यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक के